हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे सभी दर्शकों का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीपीओ 2020 की लास्ट शिफ्ट यानी 25 नवंबर को जो शिफ्ट 2 हुई थी उसके मैथ्स के 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे विद प्रॉपर एनालिसिस इंग्लिश एंड हिंदी में। और ये जो सीरीज मैं चला रहा हूँ इसमें बेसिकली हम 1500 से 2000 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर सेट के जो 18, 19, 20 में सेट देखने को मिले आपको सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आए वो आपसे मिस ना हो। डेली प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेकर आए जा रहे हैं। डेली सीजीएल 2020 पे फोकस करके बेस्ड ऑन लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न हम लोग क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर 18, 19, 20 में क्वेश्चन आया टीसीएस पैटर्न पे, क्योंकि तब से टीसीएस कंडक्ट कर रहा है हमारा सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल मतलब एसएससी के सभी एग्जाम्स को टीसीएस कंडक्ट कर रहा है। मैं प्रतीक सेठी, मेरा सीजीएल प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था मैथ्स में। मेंस में मेरा 197.5 स्कोर था मैथ्स में। और बात कर लेते हैं कि इससे पहले हम लोग 5 सेशन कंडक्ट कर चुके हैं। 6th सेशन है, लास्ट सेशन है सीपीओ 2020 का। उन 5 सेशन का आपको, जिसमें हम लोग 23 नवंबर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, 24 नवंबर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, 25 नवंबर शिफ्ट 1 कर चुके हैं। तो वो सारे सेशन अभी आपको आई बटन पर दिख जाएंगे। और इससे पहले मैं जब चैप्टर्स आपको करा चुका हूँ, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ। अभी से पहले डिस्क्रिप्शन में इन सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक दिख जाएगा। एक बार कोई बच्चा अगर सीरियसली तैयारी कर रहा है तो एक बार जाके कंटेंट जरूर देखना। आप चैनल को सब्सक्राइब ऑटोमेटिकली कर दोगे। बहुत अच्छा कंटेंट दिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे कराए गए हैं। आने वाले टाइम में जो टीसीएस क्वेश्चन पूछ रहा है और अदर एग्जाम में, जो हमारे एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट देखने को आपको मिल सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर कवर कराए गए हैं। बहुत अच्छा कंटेंट आपको दिया गया है। एक बार जो सीरियस एस्पिरेंट है वो गो थ्रू जरूर हो एग्जाम से पहले, प्री या मेंस दोनों से। और ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको हमारे सभी तरह के लिंक मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो मैं पढ़ाता हूँ उसका नोट्स पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ। जो क्लास कंडक्ट करता हूँ उसका लिंक वहाँ पर डाल देता हूँ। और जो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आती है, चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड हो, एग्जाम पोस्टपोनमेंट से रिलेटेड हो, रिजल्ट से रिलेटेड हो, जो भी चीज़ आती है वो पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है। फेसबुक पर हम लोग टेलीग्राम चैनल की तरह पीडीएफ नहीं डाल सकते, तो हम लोग वहाँ पे लिंक जनरेट कर देते हैं ताकि आप लोग सीधा कमीशन की वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकें और आप कमीशन ने जो भी नोटिफिकेशन निकाली होती है वो नोटिफिकेशन आप डायरेक्टली पढ़ सकें। यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि जो फ्री मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीजीएल 2020 पे ओरिएंटेड करके, वो सारा का सारा आपको अवेलेबल हो, आप सारी की सारी वीडियो देख सकें। रोज़ आप 58 क्वेश्चंस मतलब 50 क्वेश्चंस रोज़ आप लोग सॉल्व कर सकें। और जो मैथमेटिक्स मैंने फ्री कोर्स आपके लिए चलाया हुआ है वो भी आप उसका आनंद उठा सकें, लाभ उठा सकें। ईमेल आईडी पर मेल कर देना अगर किसी को कोई इंक्वायरी करनी हो, या फिर व्हाट्सएप पे आप अपना नंबर सेव करा लीजिए ताकि जो भी डाउट, किसी को क्वायरी आती है वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सके। और जो मैं स्टोरी डालता हूँ क्लास के लिंक से रिलेटेड वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आज की क्लास में ये रहा, और इस क्वेश्चन को हम लोग आज की क्लास एंड तक देख लेना, क्योंकि आज की क्लास में 3 से 4, 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और पीछे अभी तक नहीं पूछे गए। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट डीआई का क्वेश्चन तो सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। अभी तक सीजीएल में शायद वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं वो। और ये क्वेश्चन अब से पहले 3 से 4 बार आ चुका है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ क्या कि x³ + y³ - 3xyz कैसे निकालना है, मतलब इसकी वैल्यू हम लोगों को किस की x³ + y³ + z³ की वैल्यू हमको कैसे निकालनी है। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। क्या हम 2 फॉर्मूले यूज़ करते हैं, x + y + z का होल स्क्वायर, x² + y² + z² + 2xy + yz + zx, ठीक है। और x³ + y³ + z³ - 3xyz सबको पता है क्या होता है, x + y + z, x² + y² + z² - xy - yz और -zx। ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। और फिर मैंने एक और चीज़ बताई थी क्या कि 4 इक्वेशन आपको बता दी थी उस टाइम कि उनमें से कोई भी 3 दिख जाएं। जैसे आपको इसमें वो 3 दिखी हुई हैं, तो इसमें आपको पता चल जाना चाहिए क्या कि जब हमको ये 3 इक्वेशन दी जाएंगी और अगर चौथी इक्वेशन ये है, मतलब इन चारों में से कोई
तीन इक्वेशन अगर आपको मिल जाए तो आप समझ जाएंगे कि x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 6 है और z की वैल्यू 4 है। मतलब इन तीनों में से तीनों की वैल्यू, चाहे आप y की वैल्यू 9 मान सकते थे, x की 6, z की 4, तो ये चीज़ आपके ऊपर, आप जो मर्जी मानना चाहे मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप मानकर चलना कि इसकी वैल्यू तो आप याद कर ही लीजिए, क्योंकि आपको एक ना एक CGL 2020 की शिफ्ट में ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। शॉर्ट 18 से क्वेश्चन रिपीटेड आया, ठीक है। अब आप इसमें पुट कर दीजिए। आपने देखा कि 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का क्यूब कितना 729, फिर आपने देखा 6 का स्क्वायर, फिर 6 का क्यूब, ठीक है। और फिर आपने देखा यहाँ पर कि एक्स वाई जेड, 9 6 जा 6, 24 9 जा 24, 9 जा कितना हो जाएगा 216। आपने देखा कि जब आप इसको जोड़ देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाने वाली है, आपकी वैल्यू आ जाने वाली है कुछ 432 हो गया। 432 को अगर मैं 64 से जोड़ूं, फिर आप देखेंगे कि 498 को अगर मैं इससे जोड़ूं तो ये कुछ आ जाएगा आपका 1225। तो 1225 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, 35 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं, यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे 34 आएगा, यहाँ पे 35 आएगा और यहाँ पे 45 आएगा ऑप्शन। तो 35 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में बोला है क्या कि वॉल्यूम दिया हुआ है स्फीयर का। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 4951। अभी आपको बोला है क्या कि सरफेस एरिया बताइए। पहली बात तो आपको रेडियस पता होनी चाहिए। रेडियस पता होनी चाहिए तो आपको पता है कि यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। आपने क्या किया, 4/3 पाई इधर ले आए आप, ठीक है। और यहाँ पे आर का क्यूब कर दिया। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आपने देखा कि ये तो 11 पे जाने वाला है, डायरेक्ट 11 पे जाएगा तो नीचे रह जाएगा 2, 11 पे जाएगा तो यहाँ पे पहले 4 आएगा और फिर 1 सेकेंड, 11 पे जाएगा तो आपकी वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाएगी 4, यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ है गड़बड़, ठीक है। तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। तो आपने देखा कि 4951 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, और डिवाइड बाय 8। तो डिवाइड बाय 8 जब आप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12996, ठीक है। तो 12996 इंटू 7 इंटू 3/2 22 और 4 नीचे इंटू 7 इंटू 3/22 इंटू 4, ठीक है, 4/3 3/4 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाने वाली है। आपने देखा कि 4951 को मैं क्या करूँगा, 3 इंटू 7 कितना 21 हो जाएगा। और फिर डिवाइडेड बाय हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय हमें करना पड़ेगा 88, ठीक है। तो आपकी वैल्यू यहाँ से कुछ 1181.48 आ जाएगी, ठीक है। 1181.48 आ गई तो आर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ जाएगी, 10.5। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आर की वैल्यू 10 होती तो उसका क्यूब कितना हो जाता, 1000। अगर आर की वैल्यू 11 होती तो 1331। अगर आप 10.5 के हिसाब से देखेंगे तो आर की वैल्यू ऑलमोस्ट इसके इक्वल होगी। आपको पता चल गया आर की वैल्यू कितनी आ गई। अब सरफेस एरिया बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, 4 पाई आर का स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 7 या 21 66, 66 इंटू 21, 66 इंटू 21 हो जाएगा। लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आने वाला है, तो 1386 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में भी दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट है, कुछ सम ऑफ मनी है, मतलब कुछ प्रिंसिपल है, 10% रेट है 2 साल के लिए। आपने देखा कि इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, आपने देखा कि इफेक्टिव रेट हो जाएगा कि 10% है, 10% है और 2 साल के लिए। तो आपको पता है इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, 20%। अब आपको दे रखा है क्या कि इफेक्टिव रेट आपका इतना है और सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है कितना, 8100
हो तो आपको पता चल गया कि 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 405 हो गई। फिर आपको पता है क्या कि सेम प्रिंसिपल है, सेम पीरियड है, बट रेट चेंज हो गया। रेट कितना हो गया, 15%। आपको पता है कि अगर मैं 2 साल का इफेक्टिव रेट निकाल लूँ किसके लिए, CI के लिए, तो आपको पता है x + y + xy/100 हो जाएगा। तो आपने यहाँ से देखा कि जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, 32.25। मतलब इफेक्टिव रेट 32.25 की वैल्यू निकालनी है। तो 32.25% की जब आप वैल्यू निकालोगे तो आप देखोगे 32.25 × 405, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ऑलमोस्ट 13,061 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नियरेस्ट टू 1 पूछा था, ₹1। तो आपने देखा कि पॉइंटों में आएगा तो लास्ट में जाके इतना आ जाएगा आपका। ये इफेक्टिव रेट SI है और ये इफेक्टिव रेट CI है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन बोला A and B 2 सिलेंडर है सच दैट कैपेसिटी माने वॉल्यूम जो है दोनों का इक्वल है। ठीक है, उसके बाद बोला रेशियो ऑफ डायमीटर। आप देख लेना एक बात, क्या रेशियो ऑफ डायमीटर होगा तो इसका मतलब ये है कि रेशियो ऑफ रेडियस की बात कर रहा है। मतलब डायमीटर हो रेडियस हो एक ही बात होगी, क्योंकि अगर आप देख रहे हो रेशियो ऑफ डायमीटर इतना है तो रेडियस का कितना हो जाएगा, इतना। फिर आप देखोगे 2 से 2 कट गया, मतलब रेशियो ऑफ डायमीटर इक्वल टू रेशियो ऑफ रेडियस हो जाएगा। A और B वैल्यू कितनी है, 1:4। आपने देखा कि वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, πr²h, पाई इधर भी आएगा r²h। तो आपने देखा r ऑफ A का स्क्वायर h ऑफ A पाई r ऑफ B का स्क्वायर h ऑफ B। फिर आपने देखी एक चीज़, पाई से पाई गया, RA की वैल्यू कितनी हो गई, RA। रेडियस की वैल्यू कितनी, यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर HA और यहाँ पे 4 का स्क्वायर HB। फिर आपको पता है हाइट का रेशो पूछा है, तो हाइट का रेशो बड़े आराम से बता सकते हैं आप लोग, कितना आ जाएगा, 16:1 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में बोला, देखो पिछली बार ये क्वेश्चन आ चुका है, मतलब ये 4th सेशन में क्वेश्चन आया था। क्या बोला था कि लार्जर ऑफ द 2 नंबर बताइए। आपकी बार स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर पूछा है, तो आप लोग क्या करने वाले हैं, मुझे पता ही है सब लोग क्या करने वाले हैं कि लास्ट में यूनिट डिजिट देख लेंगे कितना आएगा, 7 13 × 29 आ जाएगा। कैसे पता चला, HCF आपको पता चल गया। आपको पता चल गया क्या कि LCM के 2 फैक्टर तो दे दिया उसने, ये तीसरा फैक्टर दे दिया 29 जो कि HCF है। मतलब HCF 29 है, 2 फैक्टर जो अन्य 29 से बच गए वो कितने हैं, 15 और 13। मतलब एक नंबर जो है आपके पास ये हो जाएगा, दूसरा नंबर आपके पास ये हो जाएगा। स्मॉलर पूछा है, मतलब 13 × 29 पूछा है। क्वेश्चन बोला एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 16 ईयर। आफ्टर एडमिशन ऑफ 10 न्यू स्टूडेंट टू द क्लास द एवरेज बिकम 15 ईयर्स। इफ द एवरेज एज ऑफ 5 ऑफ द न्यू स्टूडेंट इज 11 ईयर देन द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग 5 न्यू स्टूडेंट्स बताना है। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग क्या करें, इसको ना आप उससे कर ले, किससे, एलिगेशन से। आपने देखा कि पहले ना जो 40 बंदे थे, पहले जो 40 बंदे थे उनका एवरेज कितना था, 16 साल। फिर कुछ न्यू बंदे आए, उनका एवरेज आपको पता ही नहीं, वो न्यू बंदे हैं कितने, वो न्यू बंदे हैं 10। अब जो है दोनों को मिला के एवरेज कितना बन गया आपका, 15 ईयर्स। आपने देखा कि 16 - 5 कितना, 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, आपने देखा कि 16 - 5 कितना हो गया आपके पास, 1 हो गया। और आपने यहाँ पे रेशो भी तो देखना है किस किसका, कि नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। पहले जो थे 40 थे, बाद में कितने थे, 10 थे। तो आपने देखा रेशो कितना बन गया, 4:1। 1 की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, कहाँ से आई, 16 - 15 कितना, 1। 1 की वैल्यू 1 आ गई तो 4 की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब आपको एक चीज़ पता है कि 16 इधर बड़ा है, अगली बार 16 छोटा हो जाएगा। मतलब 15 से 16 बड़ा है तो अगली बार 15 से छोटा होना है यहाँ पे। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 11। क्वेश्चन में बोला है कि 10 जो नए बंदे आए हैं उनका एवरेज एज जो है वो आपके पास कितना है, 11 साल। उसमें से बोला है आपको कि 5 ऑफ द न्यू स्टूडेंट, मतलब इन 10 में से 5 बंदों का जो एवरेज एज है वो 11 साल है। तो बाकी 5 का बताइए। अब आपको पता है कि बाकी 5 का भी तो 11 ही होगा। कैसे, आप लोग सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर लेना, ठीक है, आप लोग सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर लेना, बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए क्या, 55 और 5x, x की वैल्यू कितनी हो गई, 11। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए क्या कि जब पहले 11 था 5 बच्चों का, अगले 5 बच्चों का भी तो 11 होगा, तभी जाके तो टोटल जो एवरेज आपके पास आया है टोटल बच्चों का वो कितना है, 11। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि बचे हुए 5 बच्चों का भी एवरेज कितना था, 11 साल। क्वेश्चन में बोला अ लैडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल। ये मान लीजिए कि ये वॉल है आपके पास, ये लैडर है ये वाला, ठीक है। द एंगल बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर, मतलब ये फुट एंड द वॉल, मतलब ये फुट मान रहा है आपकी बार और वॉल की बात कर रहा है, वॉल हो जाएगी आपके पास, ये कितना दे
दे दिया 45 डिग्री, आपको पता है कि ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, मतलब जो आपके पास ट्रायंगल की साइड्स आई वो किस रेशो में आएगी 1 1, और ये कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। क्वेश्चन बोला फुट ऑफ द लेडर इज 6.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब वॉल ये है, फुट ऑफ द लेडर ये माना है आपकी बार, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि लेंथ ऑफ द लेटर बताइए, आपको पता है एक की वैल्यू इतनी हो गई तो √2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आप लोग वो ना करने बैठ जाना कि हाँ इन ट्रायंगल ABC दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ये चीज़ आपको क्वेश्चन गलत करा देगी और लंबा भी कर देगी। क्वेश्चन में बोला हाउ मेनी नंबर बिटवीन 300 से 700 आर डिविजिबल बाय 5, 6 और 8। आपको पिछली बार 400 से 700 में दिया था और नंबर कुछ और दिए थे, अब की बार नंबर कुछ और है। आपको पता है कि नंबर अगर 5, 6, 8 तीनों से कटना चाहिए तो मतलब जो है कि इनका एलसीएम जो है वो उसका जो है फैक्टर हो जाएगा। इनका एलसीएम आपने देखा तो 8 पंजे 40 दिया, कितना हो गया 40 दिया, कितना हो गया 120 हो गया। अब आपको पता है कि 300 से 700 के बीच में वो सभी नंबर जो 120 से कटेंगे वो 5, 6, 8 तीनों से कट जाएंगे। आपने देखा कि 120 दूनी कितना होता है 240, 360, 12 का टेबल लिख देंगे। फिर आपने देखा कि यही 3 नंबर हैं जो आपके 300 से 700 के बीच में है, तो आपने देखा 360, 480, 600 3 नंबर आ गए, मतलब 3 नंबर है जो 5, 6, 8 तीनों से जाएंगे 300 से 700 के बीच में। और एक और काम कर सकते थे, पिछली बार 2 मेथड अलग बताए थे, अब की बार एक और अलग बताता हूँ आपको। आपने देखा 700 से 300 के बीच में गैप कितना है 400 नंबर का, 400 नंबर का गैप है और आपने देखा कि 120 का डिविजिबल होना चाहिए, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 3 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है। तो आप जब इसका लोअर इंटीजर फैक्टर निकालेंगे, लोअर इंटीजर फैक्टर मतलब LIF निकालेंगे, जब आप इसका लीस्ट इंटीजर फैक्टर जिसको बोलते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 3.3 कुछ आएगा, तो आप देखेंगे कि 3 जो है इसका लोएस्ट इंटीजर फैक्टर है, मतलब 3 ऐसा नंबर है, मतलब 3 ऐसे नंबर हैं इसके बीच में जो 120 से कट जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, पहले 4th सेशन में ही था ये क्वेश्चन। पिछली बार टोटल सम पूछा था A और B के इंटरेस्ट का, अब की बार आपसे पूछा है कि टोटल इंटरेस्ट A का ही बता दो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आपने देखा कि 36,000 रुपये हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, कितने कितने A और B। फिर आपने देखा कि A सिंपल इंटरेस्ट है, रेट इतना, टाइम कितना 2 साल, B सिंपल, B कितना, आपने देखा कि A कुछ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पे इतना रेट इतना टाइम, क्या आ गया ये सारा, ये आ गया आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। फिर आपने देखा B प्रिंसिपल, इस पे रेट तो सेम है पर टाइमिंग अलग है, कितनी 4 साल, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट ऑन B। अब बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है इक्वल है A और B पे, तो आपने देखा दोनों को इक्वल पुट कर दिया। आपने देखा ये गया A/B आपके पास कितना हो गया, आपने देखा A/B कितना हो गया 2/1, मतलब यहाँ पे आपको पता चल गया कि A के पास जो रोकड़ा था वो कितना था 24,000, B के पास जो रोकड़ा था वो कितना था 12,000। कैसे पता चला, आपने 2/1 को मतलब 36,000 को 2/1 में बांट दिया। फिर आपने देखा कि A के पास जो प्रिंसिपल है वो 24,000 है, 24,000 प्रिंसिपल है, 2 साल के लिए ब्याज पे रखा है, ब्याज की दर कितनी है 15%। अब आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर लो। आपने देखा 15 दूनी 30 और 7200 विल बी योर सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल A। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, यहाँ पे पिछली बार बस 100% था, आपकी बार 75%। 2 तरीके से कराया था, डेविएशन से भी कराया था और सिंपल तरीके से भी कराया था। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा पूछा है आपसे पास परसेंटेज ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मतलब पास परसेंटेज ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपसे पूछा है। आपने देखा कि यार क्वेश्चन में जो है ना पास परसेंटेज डिफरेंट सेंटर पे इतना था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने थे हर सेंटर पे। तो आपने क्या किया, आपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख लिए जिन्होंने एग्जाम दिया। तो आपने देखा एंट्रेंस एग्जाम कितनों ने दिया 25 और 30, 55 और 40, 95 और 45, 140 और 60 कितना 200 और 100 300। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 300, जिसमें से पास परसेंटेज जो डिफरेंट सेंटर पे थी वो इतनी, मतलब 25 जहां बच्चे थे 20% वहां पास परसेंटेज थी। तो आपने देखा 25 का 20% कितना हो गया 5, 30 का 30% 9, 40 का 35% 14, 45 का 40% कितना हो जाएगा 18। और फिर आपको पता चला कि 60 का 75%, 60 का नहीं
60 का तो 50% होगा ना, 60 का 50% तो आपने देखा 30 हो जाएगा, और फिर आपने देखा कि 100 का 75% कितना हो गया, 75 इंटू 100 पूछा है आपसे, आप लोग सॉल्व कर लेना इसको। आपकी वैल्यू कुछ 50% से हल्की सी ज़्यादा आएगी, तो आप यहाँ पे अगर देखो तो 50.2 कुछ परसेंट आएगा आपका, 50.33%। तो 50.33% को आप लोग क्या लिख सकते हो, 50%। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना। क्वेश्चन बोला ऑन अ मार्क प्राइस द डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइसेस विद अ डिस्काउंट इतना। आपने क्या किया, आपने मार्क प्राइस 100 मान लिया, फिर आपने देखा कि पहले डिस्काउंट कितना था, 35%। अगर 100 पे 35% डिस्काउंट दे दिया, मतलब 100 रुपये पे 35 रुपये की छूट दे दी, तो आपने देखा सेलिंग प्राइस कितना रह गया होगा, 65 रुपीज़। आपने देखा कि 35% जो है छोड़ दिया, मतलब उसको 65% रेट पे बेचा, 100% उसका टोटल रेट है। फिर आपने देखा कि दूसरी बार 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है। हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था, उसमें क्या था कि सम ऑफ सेलिंग प्राइस था, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस है आपके पास। आपने देखा कि सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 20 + 15 - 20 × 15/100। तो आपने देखा 35 - 2, 35 - 3 कितना हो गया, 32%। मतलब मार्क प्राइस कितना है, 100, जिस पे आपने डिस्काउंट दिया 32%, तो सेलिंग प्राइस कितना रह गया, 68। अब आपने देखा पहले था इतना सेलिंग प्राइस, अब इतना, इनका डिफरेंस कितना हो गया, 3। हमारे हिसाब से 3 हो गया, क्वेश्चन में दिया 504। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू अगर आप देखो तो 168 आ जाएगी। आपसे पूछा है मार्क प्राइस की वैल्यू, जिसको हमने 100 माना है, तो 100 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16800। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आर्टिकल वाज सोल्ड एट अ लॉस। आपने देखा कि यार 100 ना कॉस्ट प्राइस है, 100% मान लो या 100 मान लो, 100 जो है कॉस्ट प्राइस है, इस पे 13.5% का नुकसान होना, तो ये क्या जताता है कि वो 16.5% रेट पे बिका होगा, मतलब पहले सेलिंग प्राइस इतना रहा होगा। फिर बोला कि अगर वो 1104 रुपये ज़्यादा में बेचे तब उसको प्रॉफिट हो जाएगा 9.5%। आपने देखा 100% कॉस्ट प्राइस 9.5% अगर ज़्यादा पे बेच रहा है, तो मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 109.5। डिफरेंस कितना आ गया, आपने देखा कि डिफरेंस जो है आपके पास 23 आ गया। 23% की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1104। 23% की वैल्यू अगर आपके पास 1104 आ चुकी है, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9248 आ जाएगा। तो 100% जो कि हमने कॉस्ट प्राइस माना है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4800। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए बी सी, मतलब a + b + c = 0 है। आप सभी को पता है कि इफ़ a + b + c = 0 होता है, तो a³ + b³ + c³ - 3abc = 0 होगा, मतलब a³ + b³ + c³ कितना हो जाएगा, 3abc के इक्वल। आपने देखा न्यूमरेटर में तो 3abc आ गया, abc से abc कट गया, तो यहाँ पे आएगा क्या आपका आंसर, आप देखेंगे कि आपका आंसर यहाँ पे 3 आ जाने वाला है। यहाँ पे +3 कर लेना, ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर 3 आ जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला, देखो सिमिलर क्वेश्चन है, पिछली बार 30 और 60 डिग्री था, आपकी बार 30 और 45 डिग्री है। देखो आपने देखा कि सेम बेस है, सेम बेस आपने मान लिया ये है, 2 टावर है, मान लीजिए एक टावर तो ये है A, दूसरा टावर जो है B है, और इन दोनों, मतलब इन दोनों के बेस से जो लाइन ज्वाइन हो रही है उसके मिड पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ बी और टॉप ऑफ ए कितना है, आपने देखा टॉप ऑफ बी तो एंगल है 45 डिग्री, टॉप ऑफ ए है 30 डिग्री। आप यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। आपसे पूछा गया हाइट बताइए, द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ ए एंड बी। आपने देखा कि यार ये 30 डिग्री है ना, तो कुछ ट्रायंगल ऐसी बनती है, यहाँ √3 आता है, यहाँ पे 1 आता है और यहाँ पे 2 आता है। आपने देखा कि अगर इतना √3 और ये है मिड पॉइंट, तो ये भी √3 हो जाएगा। अब आपको पता है क्या कि 45 डिग्री में ना परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होते हैं, मतलब ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये √2 होता है। अगर एक की वैल्यू √3 तो यहाँ पे भी एक की वैल्यू √3 आ जाएगी। आपने देखा कि रेशो कितना आ जाएगा, रेशो जो फाइनल आएगा हाइट ऑफ ए और हाइट ऑफ बी टावर का, तो 1:√3 आ जाएगा। क्वेश्चन में दिया है कॉट थीटा की वैल्यू 1/√3। आपको पता है कि कॉट थीटा की वैल्यू √3 तब होती है जब थीटा जो है कितना हो, जब थीटा हो 60 डिग्री। आप 60 डिग्री यहाँ पुट करें, आपने देखा 2 - 3/4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन 60 कितना होता है, √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे 3/4, और cos 60 होता है 1/2, cos x स्क्वायर
60 डिग्री। तो आपने देखा कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री जो होगा वो साइन स्क्वायर का उल्टा, मतलब 4/3 आ जाएगा। और सेक 60 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से सॉल्व करके जब आप देखेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 8 5/4 आ जाएगा और 3/4 आ जाएगा। तो 4 से 4 तो पहले ये चला गया, फिर आपने देखा कि 4/3 माइनस ये आ जाएगा कुछ -2/3। तो ये 5/3 -2/3 कितना हो जाएगा, 3/3, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया, देखो पिछली बार क्या था, आपसे पूछा था कि वाइट वॉश पे कितना खर्चा है कि अगर 4 वॉल्स को कंसीडर करें और सीलिंग को कंसीडर करें। अब की बार आपको क्या बोला है कि 4 वॉल को ही कंसीडर करना है, मतलब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को। तो आपको पता है लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है, 2HL+B। तो मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो होता है वो पिछली बार मैंने आपको बता दिया था, पिछले सेशन में, सेशन नंबर 4 में आया था शायद ये क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना हो जाएगा, 2HL+B। तो आपको पता चल जाएगा कि 2HL+B ये कितना हो गया, 20 400 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पे 25 रुपये खर्चा है, तो 400 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा आ जाएगा, आप सभी को पता है कि 10,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में बोला द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इतना होता है स्फीयर का, वॉल्यूम इतना होता है, रेडियस पूछी है आपसे। तो रेडियस अगर आपसे पूछी है तो आपको पता है पाई से पाई गया, 4 से ये गया, तो आर की वैल्यू जो है वो 21/2 आ जाएगी, जिसको हम लोग बोलेंगे 10.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, AD जो है डायमीटर है। आपने मान लिया कि ये जो है ना ये डायमीटर आ गया, आपने डायमीटर यहाँ से खींच दिया AD। ठीक है, AD डायमीटर है और ये मान लीजिए सेंटर है। फिर आपको बोला है AC जो है ना वो कॉर्ड है, तो आपने क्या किया, AC कॉर्ड मान लिया। B इज अ पॉइंट, B इज ऑन AC, मतलब ये बोला B जो है ना AC पे है, कोई बात नहीं, आपने माना ये B है, ये AC पे है, सच दैट OB जो है वो 7 सेंटीमीटर है। अच्छा, OBA एंगल OBA ये जो है 60 डिग्री है। ठीक है, और एंगल DOC मतलब ये वाला एंगल, ये कितना दिया आपको, ये भी 60 डिग्री दे दिया। फिर पूछा आपको लेंथ ऑफ BC बताइए, मतलब ये वाली लेंथ बतानी है, ये वाली। ठीक है, देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले आपको एक चीज़ पता है क्या, कि अगर ये 60 है, अगर ये 60 है पूरा, तो ये कितना हो जाएगा, आप सभी को पता है, ये जो हो जाएगा ना 120 हो जाएगा। फिर आपको पता है कि अगर मैं ट्रायंगल AOC की बात करूं, अगर मैं ट्रायंगल AOC की बात करूं, तो सबको पता है कि AO जो होगा ना OC के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों ना रेडियस है। अगर ये दोनों रेडियस है, दोनों आपस में इक्वल है, तो इनके सामने वाले एंगल ये भी इक्वल होंगे, ये भी थीटा, ये भी थीटा। अब आपको पता है कि 3 एंगल का जोड़ ट्रायंगल के कितना होता है, 180 डिग्री। 2 एंगल का जोड़ 2 थीटा, तीसरा एंगल 180। तो थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई, मतलब ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। अब आप एक और चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं क्या, कि अगर ये 30 हो गया और ये कितना हो जाएगा, आपको पता है ये 60 है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये 120 हो गया, तो ये भी 30 हो जाएगा। अब आपने देखा कि ये भी 30, ये वाला भी 30, ये वाला भी 30, मतलब इनके सामने वाली साइड भी इक्वल। अब मतलब आपके पास ट्रायंगल OBC में ये चीज़ आ चुकी है क्या, कि एंगल OCB इक्वल टू एंगल BOC। तो जो सामने वाले एंगल अगर इक्वल है तो इनके सामने वाली साइड भी इक्वल होगी, मतलब BC जो है OB के इक्वल हो जाएगी। OB की वैल्यू आपको 7 दे रखी है, BC की पूछी है, तो BC की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया, देखो पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है, तो आप लोग इसको ना खुद से ट्राई करना, मेरे हिसाब से हर सेशन में क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी 4th सेशन में कराया था। डाटा सिर्फ इतना था कि पहले 3 था, फिर 3 सही 1/3 था, अब की बार 1 है, फिर 1 सही 1/3 है, आप खुद से करना। ठीक है, क्वेश्चन में बोला, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको ये क्वेश्चन करके। क्वेश्चन में बोला है रमेश स्पेंड 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड। ठीक है, आपने मान लिया कि उसकी जो है ना मंथली सैलरी 100% होगी। ठीक है, आपने क्या किया, देखा कि उसकी मंथली सैलरी 100% है, जिसमें से वो फूड पे खर्चा कर रहा है कितना, 40%, हाउस रेंट पे वो खर्च रहा है कितना, 18%, एंटरटेनमेंट पे वो खर्च रहा है, मनोरंजन पे
12% और कन्वेंस पे वो खर्च रहा है 5%। तो आपने देखा 40 में 18 जोड़े 58, में 12 जोड़े 70, में 5 जोड़े 75, तो 75% तो उसका खर्च हो गया। तो सेविंग कितनी बची उसके पास? 25%। और फिर आपको पता है ड्यू टू अ फैमिली फंक्शन उसने एक मनी लेंडर से 16,000 रुपये उधार लिए टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ 20,000। मतलब 20,000 की ज़रूरत थी, फैमिली फंक्शन में 20,000 की ज़रूरत थी, जिसमें से उसको 16,000 रुपये उधारे लेने पड़े। तो आपने देखा कि यार 16,000 उधार लिए, 20,000 की ज़रूरत थी, मतलब उसके पास 4,000 रुपये पड़ा था। ठीक है, 4,000 आया कहाँ से? इस 25% से, मतलब 25% की वैल्यू कितनी आ गई? 4,000। मतलब उसकी जो सेविंग थी उसके पास 4,000 पड़ी थी, और सेविंग की परसेंटेज कितनी है? 25%। 25% की वैल्यू 4,000 आ गई। आपसे पूछा उसकी मंथली सैलरी बताओ, 100% की वैल्यू, 25 में 4 को मल्टीप्लाई किया, 100% आ गया, तो 4,000 में भी 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 16,000। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको पता है क्या कि ए बी इक्वल टू अगर 9 है तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए यहाँ पे, क्या कि इसकी 2 पॉसिबल आउटकम हो सकता है। क्या क्या? या तो आप लोग इसको 3 इंटू 3 बोल सकते हैं, या -3 इंटू -3 बोल सकते हैं, या 1 इंटू 9 बोल सकते हैं, या -1 इंटू -9 बोल सकते हैं। अब आप इसको 3 या -3 पे सेटिस्फाई करो सेकंड इक्वेशन पे। आपने देखा कि 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18 हो गया। यहाँ से भी 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 18, ये दोनों तो गलती हो गई। अब आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81 में 1 जोड़ा 82, ये दोनों आपके सेटिस्फाई कर जाएंगे। कैसे सेटिस्फाई कर जाएंगे? कि -9 का स्क्वायर 81, -1 का स्क्वायर 1, तो 81 और 1 तब भी 82 हो रहा है। अब मुझे पॉसिबल वैल्यू बताइए किसकी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आपको पता है क्या कि एक वैल्यू तो हो जाएगी क्या? 9 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 729 प्लस 1 730, और एक वैल्यू इसकी जो है आ जानी चाहिए इतनी। तो आपको पता है एक वैल्यू जो है -730 आएगी। तो आपसे पॉसिबल वैल्यू पूछा था, तो ये भी वैल्यू पॉसिबल, ये भी पॉसिबल, ये ऑप्शन में नहीं है, काट दो, तो ये ऑप्शन में तो है पहले वाली। अगला क्वेश्चन में बोला है ऑन अ मार्क प्राइस इतना 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए। तो आपको पता है कि यार 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, मतलब 5%, 15% और 20%। ठीक है, आप क्या करो कि इसके इफेक्टिव डिस्काउंट की वैल्यू निकाल लो। आप वैल्यू निकालना अगर चाहते हो तो आप देखोगे कि यहाँ से कितना आ जाएगा। आपने देखा कि ये दोनों डिस्काउंट का अगर मैं सक्सेसिव डिस्काउंट बनाऊँ तो इससे पहले ये इसी सीरीज़ में, मतलब इसी सेशन में क्वेश्चन हो चुका है कि 15 और 20 का इफेक्टिव रेट कितना आएगा? 32%। आप 32 को 5 के साथ सॉल्व कर लो। जब आप 32 को 5 के साथ सॉल्व करेंगे तो आप देखने वाले हैं यहाँ पर एक चीज़, क्या कि 32 को जब आप 5 के साथ सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 37 -32 इंटू 5/100। ठीक है, 32 + 5 37, और 32 इंटू 5/100। फिर आप देखेंगे यहाँ पे कि ये कुछ लिखा है 20 और ये लिखा है 6, तो 37 माइनस 1.6 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 35.4%। ठीक है, आपको पता है कि डिस्काउंट पे 35.4% जो है वो डिस्काउंट मिला, मतलब मार्क प्राइस पे जो है ना, मार्क प्राइस अगर 100% है उस पे 35.4% डिस्काउंट मिला। किसको? कस्टमर को। यही पूछा है कि अमाउंट कितनी डिस्काउंट मिली, परसेंटेज हमारे पास आ गई। आपको पता है 100% की वैल्यू कितनी? 1250। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1250 इंटू 100, मतलब 1250 डिवाइड बाई 100, और 35.4% की वैल्यू आप निकाल लोगे। तो 35.4% की वैल्यू अगर आप देखो तो इतना डिस्काउंट जो है वो बंदे ने रिसीव किया, कस्टमर ने। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 25/2, और ये कितना होगा? 17.7। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप देखेंगे कि ये कुछ 25 से थोड़ा सा ऊपर 442.5 आना चाहिए इसका आंसर। यही आएगा, 442.5 आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप देखो 450 तो हो नहीं सकता, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट जो है ना 5 होना चाहिए, क्योंकि 5 7 35। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन हो सकते थे। अब इसमें से अगर 800 लाना है तो 25 के 20 गुने से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि 25 का 20 गुना तो 500 होता है। आपने देखा 20 से छोटा है।
ठीक है। क्वेश्चन बोला है द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 0%। आपको पता है कि 0% इंक्रीज करना मतलब उतने की उतनी वैल्यू ही है, कुछ नहीं कह रहा, मतलब न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं हुआ। डिनोमिनेटर में चेंज हुआ कितना, कि उसको इंक्रीज किया गया 40%। 100% खुद की वैल्यू, 40% इंक्रीमेंट हुआ तो कितना हो गया 140/100। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 1663। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 7, और फिर 7 9 जा 63 और 9 5 जा 45, मतलब x/y जो है वो आपका कितना आ जाएगा 16/45। फ्रैक्शन पूछा था कि ओरिजिनल फ्रैक्शन है कितनी, इतनी है। ठीक है। क्वेश्चन को पता है, क्वेश्चन में पता है आपको ये जो वैल्यू दी हुई है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कब होता है, ये आपको तब पता है कि ये तब होता है जब cos 2 थीटा की वैल्यू हो। मतलब cos 2 थीटा की वैल्यू क्या क्या होती है आप सभी को पता है कि या तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सारी वैल्यू जो होती है cos 2 थीटा की होती हैं। तो cos 2 थीटा की वैल्यू आपको पता है, अगर मैं इसको cos में लिखूं तो आपको पता है कितना आ जाएगा cos 60 डिग्री, क्योंकि 1/2 जो वैल्यू होती है cos 60 की होती है। 2 थीटा की वैल्यू 60, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री। ये वाला क्वेश्चन नीचे वाला भी सेशन 4 में आ चुका है। ठीक है। हाइट बोली है, हाइट इज द इट्स हाइट, मतलब एक बेस ऑफ द ट्रायंगल है, द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 9√2। अब आपको पता है कि अगर एक स्क्वायर है उसकी साइड a है तो डायगोनल कितना हो जाएगा √2a। मतलब अगर डायगोनल की वैल्यू 9√2 है तो साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। और बोला है कि बेस ऑफ ट्रायंगल है, जो बेस ऑफ ट्रायंगल जो है वो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल है, साइड इतनी तो पैरामीटर कितना हो जाएगा 36। फिर बोला है हाइट जो है ट्रायंगल की वो साइड ऑफ द स्क्वायर के इक्वल है, जिसका एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको पता है एरिया की वैल्यू कितनी होती है a स्क्वायर की वैल्यू 144, तो a की वैल्यू 12, तो साइड कितनी आ गई 12, तो हाइट कितनी हो गई 12। हाफ एरिया पूछा ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पलट पलट के आ रहा है, पलट पलट के आ रहा है, बस इस पे ध्यान दे लेना एग्जाम में, इस पे ध्यान दे लेना। कई बार इस चीज़ पे ध्यान नहीं रहता बंदे का, फिर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। ये देखा a³ + b³ a² माइनस ab प्लस b², क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना। अगली बार क्वेश्चन में बोला है क्या, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आपको ये क्वेश्चन करके ना। क्वेश्चन में बोला है a जो है किसी टैंक को फिल करता है, सिस्टम को 12 सही 1/2, मतलब 25/2 घंटे में, मतलब ए का टोटल टाइमिंग किसी टैंक को भरने का कितना है 25/2 घंटे, बी का है 25 घंटे। अब आपने देखा कि यार मैं इसका टोटल टाइम पता है तो टोटल वर्क निकाल लूँगा, एलसीएम आ जाएगा 25/2 और 25 का, 1 आवर वर्क आ जाएगा ए और बी का। क्वेश्चन बोला था पाइप आर ओपनड साइमल्टेनियसली एंड इट इज़ फाउंड दैट ड्यू टू अ लीकेज इन द बॉटम इट टुक इतना टाइम मोर टू फिल द सिस्टम। आपने देखा कि अगर लीक ना होता तो दोनों पाइप साथ में खोल दिए जाते तो इसमें कितना टाइम लगता भरने में। आपने देखा कि दोनों पाइप साथ में खोल दिए जाते तो इसमें टाइम लगता 25/3 घंटे, जिसको मैं बोल सकता हूँ अगर मैं मिनट में चेंज करूँ तो ये लिखा है कुछ 500 घंटे। 500 घंटे जो होंगे वो कितना होगा 8 घंटे 20 मिनट के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे क्या कि अगर लीक आ जाए तो 1 घंटा 40 मिनट लगेगा। आपने देखा बिना लीक के तो लग रहा था इतना टाइम 8 घंटे 20 मिनट, और अगर लीक आ जाए तो 1 घंटा 40 मिनट लगेगा। मतलब अगर लीक होता तो टोटल टाइमिंग कितना लगता भरने में 10 घंटे। अब आप मान लीजिए कि ए बी और लीक लिख लीजिए, ए बी और लीक अगर साथ में खुलते, आपको पता चल गया यहाँ से कि ए बी साथ में खुले तो टैंक को कितना टाइम में, सिस्टम को कितना टाइम में भर दिया इन्होंने 8 घंटे 20 मिनट में। फिर आपने देखा कि अगर लीकेज होता तो 1 घंटा 40 मिनट फालतू लगता, मतलब 10 घंटे लगते। आप पे अब बात एक सामने आती है क्या, आपके सामने एक बात आती है क्या कि अगर तीनों को पाइप दोनों और एक लीकेज को खोला जाता तो टोटल टाइम लगता 10 घंटे। आपने क्या किया कि ए बी और लीकेज का भी क्या देख लिया आपने, ए बी और लीकेज का भी 1 आवर वर्क देख लिया। 1 आवर वर्क जब आपने देखा तो 25/10 कितना हो गया 5/2। फिर आपने क्या किया, आपने देखा कि ए का 1 आवर वर्क इतना, बी का 1 आवर वर्क इतना, तो आपने देखा कि यार 3 तो ये हो गया प्लस लीकेज इक्वल टू 5/2। तो आपने जब देखा कि
ए बी और लीकेज जब साथ में है तो 1 आवर वर्क कितना, इतना, जिसमें से ए का 2 है 1 आवर वर्क, बी का 1 है, तो लीकेज का कितना हो जाएगा? आप जब इसको सॉल्व करोगे तो -1/2 आएगा। माइनस क्यों? माइनस इसलिए क्योंकि हमने प्लस उसको माना जो सिस्टम को भर रहा था, तो माइनस से आपको शो हो गई एक चीज़ क्या, कि ये खाली कर रहा है, एल जो है खाली कर रहा है, तो आपको पता चल गया इसका 1 आवर वर्क कितना है, 1/2। तो आपसे पूछा कि व्हेन द सिस्टम इज़ फुल, मतलब 25 भरा हो जब सिस्टम, कितने टाइम में लीक एम्प्टी कर देगा टैंक को? टोटल टाइम पूछा है, आपने देखा टोटल वर्क बाय 1 आवर वर्क, तो ये कितना आ जाएगा? 50 आवर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार, ठीक है, दिमाग चलाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 15 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट इतना, इन हाउ मच टाइम इन आवर्स विल द बोट ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। आपने देखा कि 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया। आपको पता है कि टोटल टाइमिंग आपसे पूछी है, मतलब आपको ये चीज़ पता है कि टाइमिंग ऑफ डाउनस्ट्रीम और टाइमिंग ऑफ अपस्ट्रीम का जोड़ पूछा है आपसे कि टाइम डाउनस्ट्रीम में कितना लगा, टाइम अपस्ट्रीम में कितना लगा, दोनों को जोड़ दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। आपको पता है कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी? दोनों बारी 60-60 है। स्पीड कितनी? आपको पता है कि डाउनस्ट्रीम की बारी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ करंट ऐड हो जाते हैं, मतलब 15 + 5 20, और अपस्ट्रीम की बारी दोनों माइनस हो जाते हैं। तो आपने देखा यहाँ से 3 आया, यहाँ से 6 आया, दोनों को जोड़ के 9 आए। इन सेंटर का क्वेश्चन है, बहुत बार करा चुका हूँ। आपको पता है कि BIC की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। A/2 कितना? 27, तो 90 में 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 117 डिग्री। क्वेश्चन बोला है 5 बेल रिंग टुगेदर एट एन इंटरवल ऑफ 3, 5, 8, 9, 10 सेकेंड्स, ऑल द बेल्स रिंग साइमल्टेनियसली, मतलब एक साल, मतलब ऑल द बेल्स हैं जो सारी की सारी बेल्स हैं जो वो एक साथ सेम टाइम पे, मान लीजिए एक साथ यहाँ पे रिंग करी। अब ये बताना है कि कितने टाइम बाद ये दोबारा साथ में रिंग करेंगी। आपने देखा कि जो पहली बेल है वो हर 3 सेकंड बाद, मतलब 3 सेकंड बाद, फिर 6, फिर 9, फिर आपने देखा जो दूसरी बेल है 5, 10, 15, फिर तीसरी जो बेल है 8, 16, 32। तो आपने देखना है कि ये कौन सी टाइमिंग ऐसी आएगी जब दोबारा ऐसा टाइम आए कि सारी की सारी, मतलब 5 की 5 बेल साथ में बजे। तो आप क्या देखो, अपना इसका एलसीएम निकाल लो, इन टाइमिंग्स का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालोगे तो आप देखोगे 3, 5, 8, 9, 10, इनका एलसीएम कितना हो गया? 8, 9 और 5। 8 × 9 कितना हो गया? 72 पंजे कितना हो गया? 360। 360 सेकंड बाद ये दोबारा इकट्ठी बजेंगे, मतलब 360 सेकंड वो लम्हा एक जिस पे आप देखेंगे कि 3 सेकंड का ड्यूरेशन भी आएगा, 3, 6, 9 अगर करते चल जाए तब भी 360 आएगा, 5 का करें तब भी आएगा, 8 का करें तब भी आएगा, 9 का करें तब भी आएगा, 10 का करें तब भी आएगा, मतलब 10-10 सेकंड का इंटरवल हो तब भी 360 सेकंड बाद का जो ये लम्हा है ये आएगा ही आएगा। तो आपने देखा कि 360 सेकंड बाद दोबारा बचेगी सारी बेल्स इकट्ठी, तो 360 सेकंड होते क्या है? 6 मिनट। अगला क्वेश्चन में दिया, देखो करा चुका हूँ सेशन 4 में, ठीक है, ट्राई कर लेना, बहुत बेसिक, बहुत बच्चे वाला क्वेश्चन है। पी और क्यू साथ में काम करे तो 12 दिन में हो जाएगा, पी जो है 36 दिन में करेगा। तो आप देखेंगे क्या कि क्यू जो है कितने टाइम में कर देगा? आप देखेंगे कि क्यू जो है ना वो 18 दिन में कर लेगा पूरे काम को। तो 2/3 पूछा है आपसे, तो पूरे काम को 18 दिन में कर रहा है, तो 2/3 काम को कितने टाइम में कर लेगा? 12 दिन में कर लेगा। एक बार आप ट्राई कर लेना, मैंने तो मुँह जुबानी कर दिया है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, डैम इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। तो आप लोगों को सबसे बढ़िया जो अप्रोच होनी चाहिए आप लोगों की वो क्या होनी चाहिए? पहले तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मानना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया इन अ स्कूल 5/12 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। आपने देखा कि जो गर्ल्स हैं वो है कितनी? आपने देखा जो गर्ल्स है ना वो कितनी है? 5/12। तो आपको पता चल गया कि 7/12 जो है वो क्या है? बॉयज़ है। फिर आपको एक और चीज़ पता लगी, क्या? ये तो आ गया टोटल, ठीक है। फिर बोला है 4/7 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ आर बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 14 साल से छोटे बच्चे जो हैं वो 4/7 है बॉयज़, ठीक है। मतलब जो 14 साल के या 14 साल से बड़े हैं वो कितने हो जाएंगे? वो आप देखोगे तो वो 3/7 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल है मान लीजिए 1, जिसमें से 4/7 बच्चे जो है वो 14 साल से छोटे हैं, तो 3/7 बच्चे जो है वो 14 साल के हैं, 14 साल से बड़े हैं। फिर आपको दिया क्या? ये क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुका हूँ। ये क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, मिक्सचर एलिगेशन में कहीं हुआ है, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ठीक है।
फिर बोला 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 14 ईयर्स और अबव 14 ईयर्स। तो आपने देखा 2/5 लड़कियां अगर ये हैं तो 3/5 ही हो जाएंगी, क्योंकि टोटल होंगी 1 में से 2/5 गया तो कितना आ जाएगा 3/5। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ इतने जोन की बात कर रहा हूँ, तो इसको आप लोग 1 माइनस करके निकालेंगे, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 14 ईयर्स एज इज़ इतना, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आपसे पूछा है। आप क्या करें, आप सीधा सीधा जो आपके पास वैल्यू है, क्या क्या है, 12 है, 5 है और 7 है, आप क्या करो 12, 5 और 7 का मल्टीप्लिकेशन ले लो। आपने देखा 12 को 5 से मल्टीप्लाई करूं फिर 7 से करूं तो आप देखोगे कितना आ जाएगा 420। आप मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो वो कितने हैं, आपने देखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 420 है। आपने क्या किया, आपने देखा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 420 है। आपने देखा कि 420 का 5/12 कितना हो जाएगा, आपने देखा 420 का 5/12 कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ से देखोगे ये कितना आ जाएगा 35 पंजे 175, मतलब 175 तो लड़के हैं। 175 अगर लड़के हैं तो 420 टोटल बच्चे माने हैं, 175 अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, नहीं 175 लड़कियां हैं, सॉरी 175 जो है ना वो लड़की हैं। तो आप देखोगे लड़के कितने हो जाएंगे, आपने देखा 10 में से 5 गए 5, 11 में से 7 गए 4 और फिर इधर हासिल गया 245 लड़के जो है 245 आ गए, ठीक है। अब 4/7 जो लड़के थे ना, मतलब 245 का 4/7 जो है ना, आपने देखा टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इतने, जिसमें से 4/7 जो है वो बिलो 14 ईयर्स है। सॉल्व कर लो, 7 या 21, 7 पंजे 35, 35 70 140, मतलब 140 बच्चे ऐसे हैं जो बिलो 14 ईयर्स है बॉयज़। तो अबव 14 ईयर कितने हो गए 105, अबव 14 ईयर और इक्वल टू 14 ईयर। फिर आपने देखा कि गर्ल्स हैं 175, जिसमें से 2/5 लड़कियां कौन सी थी, 14 ईयर्स की या 14 ईयर से ऊपर। तो आपने देखा ये लड़कियां कितनी हैं 70, टोटल है 175, तो बिलो 14 ईयर्स लड़कियां कितनी आ गई 105। अब आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, मतलब बिलो 14 ईयर मतलब गर्ल्स 105, बॉयज़ कितने 140। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आई है, इसकी वैल्यू आपको दे दी 1120, हमारे हिसाब से आया 245, क्वेश्चन में दिया है 1120। तो एक की वैल्यू निकाल लो, एक की वैल्यू जब आपके पास आएगी तो आप देखेंगे यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1120/245। सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा कुछ तो गड़बड़ हुई है इसमें, अब कैलकुलेशन एरर है कोई। देखो कैसे होगा, 505/12 तो 420 का 5/12, हमने क्या किया, हमने 12, 5 और 7 420 का 5/12 कितना हो जाएगा 175। अब 175 में 420, 3 245, ये सही है, ठीक है। तो इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज इतना है, तो 2/5 नंबर ऑफ गर्ल्स आर 14 ईयर्स और अबव, और 4/7 ऑफ द बॉयज़। आपने देखा बॉयज़ जो है वो 245 हैं, जिसमें से 4/7 140, तो 140 माइनस 245 कितना 105 आ गया, ठीक है। और फिर नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है वो कितनी है 175, 175 का 2/5 70 माइनस 175, तो ये कितना 245, तो 245 1120 डिवाइड बाय 245 आ गया 4.57 इंटू 420 कर दो, सही है वैसे तो, ठीक है। यहाँ पे एक की वैल्यू 4.57 आ जाएगी, ऑलमोस्ट इक्वल नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है वैल्यू, कुछ पॉइंट में है। तो अगर आप यहाँ से टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो कि हमने 420 माने,
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपसे पूछा स्कूल में कितने हैं, हमने माने 420, हमारी एक की वैल्यू इतनी आ गई, तो 420 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 420 इंटू 4.57, जो कि ऑलमोस्ट 1919.99 के इक्वल है। तो आप लोग 1920 स्टूडेंट्स जो है वो बता सकते हैं। क्वेश्चन में दिया है ए की सैलरी जो है वो बी की सैलरी से कितनी ज़्यादा है। आपने देखा बी की सैलरी आपने 100 मान ली, तो ए की सैलरी 135 हो गई। ठीक है, आप देखोगे कि अगर मैं इसको 5 पे काटूँ तो ये 27/20 हो गया। अब आपसे पूछा है क्या, हाउ मच बी इज़ द सैलरी, बी की सैलरी कितनी कम है। आपने देखा ए से कितनी सैलरी कम है, 7। पूछा किस पे है, ए से कितनी कम है। तो आपने देखा कि जो आपका आंसर आना चाहिए वो कुछ 26% के आसपास आना चाहिए, क्योंकि 27 तिया 81 हो जाएगा और 27 दूनी 54, 2 से ऊपर है तो 26% विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑलमोस्ट 26% आएगा, 25 पॉइंट कुछ होगा। क्वेश्चन में दिया ट्रेन कवर 400 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखो ये क्वेश्चन भी अभी तक नहीं आया, पहला क्वेश्चन पूछा है। एक तरीका तो ये है क्वेश्चन का, आपने देखा कि 400 किलोमीटर अगर यूनिफॉर्म स्पीड पे चलेगा तो 400 किलोमीटर डिस्टेंस उसको कवर करना है। अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है तो उसको 2 घंटे कम लगेंगे। आपने देखा कि पहले लग रहा था टाइम इतना, क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखा कि स्पीड में जो है वो इंक्रीमेंट है कितने का, 10 किलोमीटर पर आवर का। तो आपने देखा पहले इतना टाइम लग रहा था, अब इतना टाइम लग रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 2 घंटे। फिर आप अगर इसको ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि ऑप्शन में तो यूजुअल टाइम टेकन आया है, आपको स्पीड बतानी है। स्पीड अगर आप बताने की कोशिश करोगे तो आप यहाँ से एक चीज़ देख सकते हो, क्या कि अगर मैं x को 10 रखूँ तो यहाँ आ जाएगा 20, 40 माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देखो यहाँ पे 20 रखोगे तो यहाँ 30 रखोगे, 30 पे कटेगा नहीं, कुछ फ्रैक्शन आ जाएगा। आप यहाँ 40 रखो, आपने 40 रखा तो आपने देखा यहाँ 40 रखा तो यहाँ कितना हो जाएगा, टोटल मिला के 50। 50 पे ये जाएगा 8 पे और ये जाएगा 10 पे, तो आपने देखा 10 माइनस 8 कितना, 2। मतलब आपकी जो यूजुअल स्पीड थी वो आ चुकी है कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर। यूजुअल स्पीड आपकी 40 किलोमीटर पर आवर आ गई। टाइम पूछा आपसे, यूजुअल टाइम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस इतना, स्पीड इतनी, तो यूजुअल टाइम कितना लग रहा था, 10 आवर्स। या फिर एक और तरीका है, क्या आपने देखा 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटे कम। ठीक, अब आप क्या करो, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पंजे 50। ठीक है, इतना डाटा तो आप लिख ही लो। ठीक है, फिर आप एक चीज़ देखोगे क्या, कि अगर 10 की स्पीड कम हुई, 10 की स्पीड ज़्यादा हुई तो टाइम 2 घंटे कम लगा। अगर 20 की स्पीड ज़्यादा होती तो टाइम कितना, 4 कम लगता, 30, 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ठीक है, अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू करो। स्पीड इंटू टाइम कितना होता है, डिस्टेंस, तो 10 इंटू 4 40, 20 इंटू 2 40। आपने देखा डिस्टेंस तो 400 किलोमीटर है। फिर आपने इन दोनों को किया, दोनों से सेम ही आना है, 20 इंटू 6 कर लो, 30 इंटू 40 कर लो, आंसर 120 ही आना है। डिस्टेंस है हमारा 400, गलत हो गया भी। 30 इंटू 80 कितना आ जाएगा, 30 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 240, 40 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 240, ये भी गलत। डिस्टेंस है हमारा कितना, 400। फिर आपने देखा क्या, 40 इंटू 10 400 किलोमीटर, 50 इंटू 8 400 किलोमीटर, तो दोनों साइड से 400 किलोमीटर आ गया। ये आपका यूजुअल स्पीड आ गया। क्यों पता चला ये, मतलब स्पीड तो आपके पास 2 आई, आप कहोगे सर स्पीड तो 2 है, 40 और 50। अब इसमें से मैं क्या डिफाइन करूँ कि कौन सी स्पीड सही है, तो आप देखोगे कि यूजुअल स्पीड 40 थी, जिसको 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीमेंट किया तब जाके स्पीड कितनी हो गई थी, 50। तो मतलब आपको यहाँ से पता चल गया कि इन 2 स्पीड में से आपकी जो यूजुअल स्पीड है वो 40 है, क्योंकि कंडीशन में दिया है, क्वेश्चन में दिया। आप देखोगे वहाँ पे जाके जब ट्रेन का ये आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जब चैप्टर कराया उसमें बहुत डिटेलिंग में ये चीज़ बताइए क्या कि आप देखोगे 40 और 50 में से आपकी यूजुअल स्पीड कौन सी है। आप देखोगे कि 40 यूजुअल स्पीड होगी तब उसको 10 इंक्रीमेंट किया होगा ना। अगर बोला होता क्या कि 10 किलोमीटर पर आवर लेस कर देते हैं पहले स्पीड, फिर 40 और 50 में से कौन सी होती, 50 होती, क्योंकि फिर 10 माइनस करके हमने 40 बनाया होता, वरना वो जो पहले वाला आपको समझ आ गया वही बहुत है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है द साइड इतना इतना इंक्रीमेंट है और बाइसेक्टर लो एक्स सेंटर का क्वेश्चन दे रहा है। आपकी बार एक्स सेंटर का क्वेश्चन दे रहा है, आपको बोला है एंगल पी की वैल्यू बताओ। आपको पता है कि एंगल जो क्यू यू आर होगा वो 90 डिग्री माइनस एंगल पी बाई 2 होगा, तो 90 माइनस 59 कितना हो गया, 31, 31 का 2 गुना कितना, 62। अब क्वेश्चन में दिया ABC सब्सक्राइब अ बिजनेस, इतना बिजनेस, मतलब 75,500 में उन्होंने तीनों ने एक बिजनेस शुरू किया। ए ने इतना पैसा B से ज़्यादा दिया, B ने इतना ज़्यादा। आपने देखा A
बी, फिर बी और सी। आपने देखा कि यार बी दोनों में कॉमन है, बी को एक्स मान लिया, तो आपने देखा ए ने कितना, आपने देखा ए ने जो है ना बी से 3500 रुपये ज़्यादा दिए, फिर बी ने तो अपने एक्स ही दिए, एक्स जो माना है हमने, और बी ने जो है ना सी से 4500 ज़्यादा दिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि सी ने कितने दिए होंगे, बी से 4500 कम दिए होंगे, और टोटल ए प्लस बी प्लस सी ने पैसा कितना दिया है, 75500। तो आपने देखा कि ये 75500 वैल्यू आ गई। फिर आप देखेंगे 3x इधर आ गया और -1000 इधर जाके +1000 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे 25 आ गया, और फिर एक सेकेंड 3 25 और 15 पंजे 00। मतलब आपके पास जो बी का पैसा आया वो कितना आया, आपको पता चल गया कि बी का पैसा आया आपके पास 25,500। सी का पैसा कितना आया, सी का पैसा जो है वो आ जाएगा 21,500। और ए का पैसा कितना हो जाएगा, ए का पैसा हो जाएगा 28,500। मतलब ए बी सी ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया। पहले तो आपको ये चीज़ पता लगी, फिर आपको पता चल गया कि यहाँ पे टाइम का कुछ दे नहीं रखा डाटा, तो जो प्रॉफिट का रेशो होगा किस किस का, ए बी और सी का, वो किस पे डिपेंड करेगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए और इन्वेस्टमेंट ऑफ सी के रेशो पे। तो आपने देखा कि प्रॉफिट ऑफ ए रेशो प्रॉफिट ऑफ बी रेशो प्रॉफिट ऑफ सी की जो वैल्यू आएगी, मतलब जो इक्वल टू में आएगा, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका, अच्छा ये तो कट जाएगा ना, 21,000 रह जाएगा, और यहाँ पे 29,000 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा प्रॉफिट ऑफ ए रेशो प्रॉफिट ऑफ बी रेशो प्रॉफिट ऑफ सी किस पे डिपेंड करेगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए रेशो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी रेशो इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। तो आपने देखा कि अब जब इसको सॉल्व करो तो 2 0 तो पहले काटने शुरू करो, फिर ये 5 पे चला जाएगा, 5 पे जाएगा तो ये 42 पे गया, ये 51 पे गया और ये 58 पे गया। अब आपको दिया क्या है, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट है 45,300। ए की वैल्यू बतानी है कि ए ने कितना रिसीव किया। आपने देखा रेशो में टोटल अगर करूं, प्रॉफिट ऑफ ए प्रॉफिट ऑफ बी प्रॉफिट ऑफ सी का अगर मैं टोटल करूं 58, 51 और 42 का, तो इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 45,300। हमने देखा टोटल प्रॉफिट रेशो के हिसाब से इतना, टोटल प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है, एक की वैल्यू निकाल लेंगे 45,300, ये कितना हो जाएगा 10942, 151 हो जाएगा। तो 151 ये गया 300 पे गया ऑलमोस्ट। अब आपसे पूछा है ए ने कितना रिसीव किया, मतलब 58 रिसीव किया, 58 दिया कितना हो जाएगा 17400, इतना आ जाएगा कि ए को प्रॉफिट इतना मिला। अब ये वाला क्वेश्चन है, पिछली बार भी कराया था, देखो दोबारा करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन अ नंबर इज सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय, आपको पता था क्या कि 0 काटा वाला एक वो बना लेना, एक लाइन फालतू लगा देना मेरे कहने पे। फिर आपको मैंने बताया था जब नंबर को 3 से भाग दिया रिमाइंडर आया 2, नंबर को 4 से भाग दिया रिमाइंडर आया 3, नंबर को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 5। आपने क्या किया, यहाँ 0 लेट कर लिया, 7 × 0 + 5 5, 4 × 5 + 3 23, 23 × 3 कितना 69 + 2 71, ये हमने लेट कर लिया। आप 1 मानते 2 मानते 3 मानते तब भी हो जाता, ये चीज़ अपने आप लेट करने की होती है। तो आप इसको 0 मान के चलेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आपको पता चल गया कि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना है 71। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 42 डिवाइड्स द सेम नंबर, मतलब इसको अगर 42 से भाग दिया तो कितना रिमाइंडर आएगा, 29 आ जाएगा रिमाइंडर, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है 42 + 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो आपने देखा इसको जब मैं सॉल्व करूँ तो ये कितना है, ये है 4 × 1/2, नहीं 4 × 2। पहले तो आपको ऑफ सॉल्व करना पड़ेगा ना, ऑफ आपने सॉल्व किया तो आपने देखा 8 / 4 कितना लिखा हुआ है 2। ठीक है, अब आपको यहाँ पे भी ऑफ पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो 5 / 10 कितना आ जाएगा 1/2, यहाँ पे 4, तो आपने देखा 6 + 1/2 आपके पास आ चुका है, जिसको मैं बोल सकता हूँ क्या, 6 + 1/2 कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 13/2। ठीक है, यहाँ पे 5 + 1/2 -13/2। ठीक है, और फिर 7 डिवाइडेड बाय, आपने देखा कि ये लिखा हुआ है कुछ -12/2। अगर मैं इसको देखूँ -12/2,
-6, 5 -6 -1, 7 डिवाइड बाय -1 कितना हो जाएगा? -7। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया था सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर। आपने देखा कि एक सर्कल, मान लीजिए ये ड्राइंग बहुत गंदी है मेरी, आई नो, ठीक है, एक सर्कल मान लीजिए ये है, दूसरा सर्कल आपको बोला है ये है, ठीक है। लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड दे दी। पहली बात तो आपको पता चले क्या कि ये अगर सेंटर है, ठीक है, इनके बीच का ये आपको डिस्टेंस पता है। आपको पता है कि अगर मैं इसको यहाँ पे मिला दूँ इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, और फिर यहाँ से इसको मिला दो इसके सेंटर को, तो आपको पता है ये रेडियस किसकी? पहले सर्कल की। ये रेडियस किसकी? दूसरे सर्कल की। आपसे पूछा डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, मतलब इसकी लेंथ आपसे पूछी है, ठीक है। और आपको बोला है क्या कि लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड होनी कौन सी है? ये होनी है कॉमन कॉर्ड। जो दोनों की कॉर्ड होगी कॉमन, वो ये होगी। एक सेकेंड में दोबारा बनाता हूँ। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड जो होगी वो क्या होगी? ये होगी, ठीक है। तो आपने यहाँ से देखा लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड जो है वो 16 सेंटीमीटर दिया, तो आपको पता है ये जो है बाइसेक्ट करेगी इसको, मतलब ये दोनों इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगी। टोटल की वैल्यू 16, मतलब ये भी 8 और ये भी 8। अब आपको एक चीज़ पता चल गई क्या कि ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि सेंटर को जब एक लाइन कनेक्ट कर रही है, दोनों को सेंटर को एक लाइन कनेक्ट कर रही है, वो जो है कॉमन कॉर्ड से जो है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगी। आपने देखा ये 10, ये 8 और ये जो है 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया? 6 हो गया। ये 15, ये 8, तो ये कितना हो जाएगा? आपको पता है कि 15 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 225, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 64, तो आपने देखा यहाँ से कितना आ गया? 161 आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। आपसे पूछा लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, तो 6 प्लस √161 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेशन 4 में भी सेम क्वेश्चन आ चुका। अब ये भी पूरा डाटा सेम है, जस्ट क्वेश्चन अलग अलग आए हैं, ठीक है। डाटा पूरा का पूरा सेम है आपका। क्वेश्चन पूछा है सेंट्रल एंगल बताना है ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। पहली बात तो इंटरेस्ट पेमेंट, ये मतलब ये आपने देखा कि इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो 15% है टोटल। आपको क्या दिया है? द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज परसेंटेज ऑफ अ कंट्री ऑन डिफरेंट हेड्स, मतलब डिफरेंट हेड पे परसेंटेज ऑफ द कंट्री शो किया हुआ है। तो आपको पता है ये 21% है, 15% है, 7%, 12%, 34%, 6%, 4%। आपको पता है कि आपको बताना है कि सेंट्रल एंगल इसका कौन सा बनेगा, मतलब 360 डिग्री जो है वो टोटल एंगल हो जाएगा। इसका 15% बताना है, निकाल लो। ठीक है, तो 18 3 कितना हो जाएगा? 54 डिग्री। सॉल्व करके देख लेना। वैसे एक बार और देख लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा? यही आएगा, ठीक है। अब की बार पूछा है एक्सपेंडिचर फॉर प्रोसीड्स टू स्टेट, ये है कहाँ? ये है, तो 34% ऑफ 1680 बिलियंस पूछा है। सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से एक बार ये गया तो 34 × 168, जो यूनिट डिजिट आएगा, एक तो यहाँ पे पॉइंट आएगा क्योंकि 10 की वजह से, यूनिट डिजिट 2 आएगा, तो 0.2 कहाँ है? यहाँ पे है। सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज़ व्हाट परसेंटेज लेस देन एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। आपने देखा कि डिफेंस पे कितना खर्चा हुआ? 12। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन पे कितना हुआ? 6। आपने देखा कितना कम है? 6। किस पे पूछा है? आपकी बात डिफेंस पे पूछा। डिफेंस था कितना? 12, तो 6/12 × 100%। आपने देखा 50% कम है। जो यहाँ पे वैल्यू आती है ना, जो बाद में वैल्यू आती है एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, इसको नीचे लिखते हैं जो बाद में, मतलब जिस पे पूछा जाता है। क्वेश्चन में बोला है इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट रिप्रेजेंटेड एज अ पाई चार्ट देन द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग मार्क्स 200 से ज़्यादा, 200 और मोर बट लेस देन 300। आपने देखा 200 से ज़्यादा, 300 से कम, तो कितना हो गया? 105। ठीक है, तो 105 तो इन मार्क्स के बीच के बच्चे हैं। फिर आपसे पूछा सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल पहली बात तो आपको पता है पाई चार्ट है, तो जो टोटल एंगल होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री। अब आपको पता है 105 200 से ज़्यादा और 300 से कम बच्चे हैं। फिर आप देखो टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ बच्चे हैं कितने? आप देखोगे 30, 90 और 80, 170, 245 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ये भी सेम फिगर है, सेशन 4 में आ चुकी।
तो आपने देखा 105 बाय 245 अगर आप करोगे, 105 इंटू 360 डिग्री डिवाइड बाय 245 अगर मैं करूं तो 154.28 कुछ आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सेंट्रल एंगल। अभी पूछा था नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड लेस देन 250 मार्क्स, 250 मार्क्स से कम कौन, ये 75 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट, 400 और मोर, 400 और मोर से कौन, 35। तो आपने देखा कितना ज़्यादा है, आपने देखा कि 40 ज़्यादा है, कितने पे, 35 पे। ठीक है, 40 ज़्यादा था, कितने पे, 35 पे। एक बार दोबारा चेक कर लूँ, 40 ज़्यादा और पूछा कितना है, 35 पे। तो 40 डिवाइड बाय जब 35 करोगे तो 1.14, 114.3 कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया था नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड लेस देन 200 मार्क्स, 30। इतना आसान थोड़ी पूछ लेंगे यार, बहुत आसान है। क्वेश्चन बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेजेस ऑफ द नंबर ऑफ साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स इन द गिवन क्लास ओवर द गिवन पीरियड ऑफ 4 years। आपने देखा पहली बात तो साइंस के बच्चे ये, और कॉमर्स के बच्चे कौन से, ये वाले। ठीक है, इनका जो एवरेज है 4 साल का, मतलब 2011, 12, 13, 14, उसका डिफरेंस पूछा है। आपने देखा 20 और 30, 50 और 40, 90 और 10, 100/4 हो गया इसका एवरेज। तो कितना आ गया, 25। ये आ गया साइंस का एवरेज। कॉमर्स का एवरेज देख लेते हैं। कॉमर्स का एवरेज कितना हो जाएगा, 40 और 30, 70 और 20, 90 और 30, 120। 120/4 कितना हो जाएगा, 120/4 कितना हो गया, 30। डिफरेंस पूछा है 5। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जिसको हम पेन अल्टीमेट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। वोकैबुलरी का अक्षर है पेन अल्टीमेट, मतलब लास्ट से पहला एक। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट इन द गिवन क्लास। एवरेज पूछा है आर्ट्स स्टूडेंट का। आर्ट्स पहली बात तो ये वाले बीच वाले 4 साल के दरमियान। तो आपने देखा 30 और 50, 80 और 20, 100 और 20, 120/4, 30 आ जाएगा। आर्ट्स और कॉमर्स का सेम है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कितना अच्छा है। द फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल को F से डिनोट किया है, पोस्ट प्रेडेंशियल ब्लड शुगर लेवल को PP से डिनोट किया है। ऑफ अ पेशेंट वाज मॉनिटर्ड, 3-4 वीक के लिए मॉनिटर किया गया, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, एंड द रीडिंग जो है उसकी यूनिट ये है। तो आपको ये बताया कि 4 वीक की जो रीडिंग थी ना, मतलब अगर आप इससे देख के पता करना चाहें, इससे देख के पता कर सकते हैं। वैसे आपको ये डाटा दे दिया है कि 4 वीक की रीडिंग ये है। ठीक है, these have been presented through a bar graph। the normal range is considered to be इतना। नॉर्मल रेंज जो F की है वो है 70 से 100, और PP की वो कितनी है, 100 से 130। मतलब ये लोअर वैल्यू, ये अपर वैल्यू, ये लोअर वैल्यू, ये अपर वैल्यू। ठीक है, नॉर्मल रेंज आपको बता दी। अभी आपको क्वेश्चन में पूछा ड्यूरिंग विच वीक वॉज द फास्टिंग ब्लड sugar level of the patient was approximately 115.4% above the upper limit of normal PP blood sugar level। पहली बात तो नॉर्मल PP ब्लड शुगर लेवल ये है, इसका जो नॉर्मल तो ये है PP ब्लड शुगर लेवल। इसका अपर लिमिट कितना है, इसका 130। इसका अपर लिमिट आपके पास कितना दिया हुआ है, 130 दिया हुआ है। तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से कि आपको 130 का 112.5%, 115.4% बताना है। आपने देखा अपर लिमिट कितनी, 130 अपर लिमिट आ गई किसकी, PP ब्लड शुगर लेवल की, नॉर्मल वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, उसका जो अप्रॉक्सीमेटली इतना कितना हो जाएगा, 115.4%। तो आप इसको लिख लो 115% ऑलमोस्ट अभी तो। ठीक है, तो 130 का 115% कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लें। आप देखेंगे कि यहाँ से सॉल्व करके कुछ 1495 आएगा, तो पॉइंट आ जाएगा एक। तो 1495 जो है वो आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल आना चाहिए। तो आप यहाँ से देखो कि 1459 को 149.5 को आप लोग लिख सकते हैं 150। ठीक है, और 150 अगर आप इसको लिख सकते हो तो आप देखो कि कौन सा फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल है जो 150 के आसपास हो। 170,
150 120 ये आ गया। मतलब वीक 2 की बात हो रही है कि वीक 2 में जो है वो अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल पीपी ब्लड शुगर लेवल का 115% है, 115.4% है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 149.5, जिसको ऑलमोस्ट 150 बोला जा सकता है। तो 150 है किसका, वीक 2 का फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। CPO 2020 आज बिल्कुल आपकी शिफ्ट सारी खत्म हो चुकी हैं, पूरे CPO के सेशन 2020 के खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइम मतलब कल या परसों, शायद कल की छुट्टी लेनी पड़े मुझे, परसों से CGL 19 की हम लोग शिफ्ट शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी अच्छी अच्छी जो वीडियो लेके आता रहूँ आपके लिए। ठीक है, कुछ मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले, कुछ शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, कमेंट कर देना, फॉलो कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।